सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे मूल्यों की शाश्वत विजयादशमी। लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली के रामलीला मैदान ले चलते हैं, जहां पर रावण दहन जो है वो कर दिया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आपको बता दें कि दंडाधिकारी की भूमिका में, और यहाँ पर भी रामलीला को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली से आपको पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तस्वीरों में नजर आ रही हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। विश्वास के साथ कहते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन आज वो साकार हुआ। आज वो साकार हुआ। काशी में काशी विश्वनाथ धाम भव्य स्वरूप लेगा, आज वो साकार होगा, हो गया। विंध्यवासिनी में मां विंध्यवासिनी का धाम एक भव्य स्वरूप लेगा, आज वह भव्य स्वरूप ले चुका है। चित्रकूट फिर से राम राज्य की परिकल्पना का साक्षी बन रहा है। सुखतीर्थ, जहां पर पहली भागवत कथा हुई थी 5000 वर्ष पहले, उसको उसके गौरव को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। भारत का वैदिक साहित्य जिस नैमिषारण्य में रचा गया था, उस पूरे उस नैमिषारण्य को उसके पौराणिक और ऐतिहासिक स्वरूप को बनाए रखते हुए एक नई काया के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो हम लोग, जैसे आप मानसरोवर मंदिर में आज से 5 वर्ष पहले जाते थे, वहां पर मंदिर कम, भैंस के दर्शन ज्यादा होते थे। लेकिन आज आप जाएंगे, एक भव्य परिसर आपको मानसरोवर का मिलेगा। ऐसे उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 स्थानों का पुनरुद्धार का कार्य किया जा चुका है और निरंतर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, हजारों वर्ष पहले ये सच है कि स्वयं साक्षात विष्णु भगवान ही मानव रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए थे, धर्म की स्थापना के लिए, उस समय के संतों के उद्धार के लिए, उस समय की मानवता के कल्याण के लिए। लेकिन मानव के रूप में ही भगवान राम ने अपने सारे कार्य संपन्न किए थे। जो दुख, जो कष्ट, जो पीड़ा, जो षड्यंत्र, जो साजिशें आपके व्यक्तिगत जीवन में होती होंगी, वही भगवान राम के साथ भी होती है। जीवन पर्यंत होती रही, जीवन पर्यंत उन पे आरोप लगते रहे, बिना किसी आरोप का जवाब देवे वे अपने कार्य के साथ जुटे रहे। धर्म के पथ से विचलित नहीं होना, सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना, न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होना। जहां ये उनके जीवन का लक्ष्य था, वहीं मर्यादा का पालन करते हुए समाज के संगठन का जो एक सुदृढ़ मजबूत नींव उन्होंने खड़ी की थी, आधार उन्होंने खड़ा किया था, उस समय के समाज को जोड़ करके उसी का परिणाम था कि जिस रावण के बारे में कहा जाता था कि रावण त्रिलोक विजयी है, उसकी शक्ति के सामने तीनों लोकों में कोई नहीं ठहरता है, वह रावण भी पूरी तरह धराशायी हुआ और कहीं और नहीं, आर्यावर्त में नहीं, उसी की लंका में भगवान राम अपने भाई के साथ जाकर के, लक्ष्मण जी के साथ जाकर के, उसी लंका में रावण को नष्ट करके पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। राक्षस राज समाप्त हो
हो गया। अब ये संदेश आपको बहुत अच्छी तरह जाता होगा। एक संदेश, आज विजयादशमी है, दो कार्य हो रहे होंगे। एक तरफ भगवान राम का अभिषेक करके उनकी आरती उतारी जा रही होगी और दूसरी तरफ रावण के पुतले भी जलाए जा रहे होंगे। अगर मानवता के खिलाफ कार्य करेगा कोई, मानवता के खिलाफ कोई कार्य करेगा, गरीबों को, निरीह लोगों को, महिलाओं पर अत्याचार करेगा, अधर्म के मार्ग पर चलेगा, असत्य के मार्ग पर चलेगा, तो उसका भी पुतला ऐसे ही जलाया जाएगा जैसे रावण के पुतले जलाए जाते हैं। वो कोई भी हो, वो व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, किस कोई भी हो, उस सब के साथ यही व्यवहार होगा। ये समाज उसके साथ यही व्यवहार करेगा और जो भी धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेगा, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, विरासत और विकास की यात्रा में सहभागी बनेगा, वह राम के रूप में, माता जानकी के रूप में, वीरवर लक्ष्मण के रूप में, भक्तवत्सल हनुमान जी के रूप में उसकी पूजा ऐसे ही होती रहेगी जैसे आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, माता जानकी का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी की आरती उतार करके उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं और उनकी आरती उतार रहे हैं। जो भी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, उनकी रक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा, अपनी विरासत के संरक्षण का कार्य करेगा, उसका इसी प्रकार से अभिनंदन होगा। अब यह हम मानव जाति का यह दायित्व बनता है। हम मानव बनना चाहते हैं या दानव बनना चाहते हैं? मानव बनना चाहते हैं तो भगवान राम के पथ का अनुसरण करिए, छूत और अस्पृश्यता से दूरी बनाइए, समाज को एकजुट करिए, संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे, देश को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, स्वयं को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें उन कुरीतियों को दूर करना पड़ेगा, उन पाखंडों से मुक्ति पानी पड़ेगी जिन कारणों से देश गुलाम हुआ था, जिन कारणों से देश और हमारे पवित्र धर्मस्थल खंडित हुए थे, अपमानित हुए थे, जिन कारणों से बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था, जिन कारणों से विधर्मियों को, विदेशी आक्रांताओं को भारत के अंदर घुस करके भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने, भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने जैसी स्थिति जब पैदा हुई थी, वह तब हुआ था जब बिखरा हुआ समाज था, स्वार्थी समाज था, अपने लिए सोचता था, अपने समाज के लिए नहीं सोचता था, अपने राष्ट्र के लिए नहीं सोचता था। और इसीलिए हम सबके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विजन रखा। जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा किया था, आजादी अचानक नहीं मिल गई थी। अब याद करिए, काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर क्यों पवित्र हुआ? क्योंकि देश गुलाम था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर क्यों पवित्र हुआ? क्योंकि यह देश गुलाम था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को अपवित्र करने का दुस्साहस स्वतंत्र भारत में नहीं, प्रतंत्र भारत में करने का दुस्साहस विदेशी आक्रांताओं ने किया था। जब भी हम प्रतंत्र होंगे,
ये स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं होती है, याद रखना। राजनीतिक स्वतंत्रता सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का भी वाहक होती है। और यह गुलामी के उन कालखंडों में, मध्यकाल के उन काले दिनों में हम लोगों ने महसूस किया है, हमारी धर्म और संस्कृति ने महसूस किया है। ये फिर से न होने पाए, इसके लिए देश की आजादी के लिए, आजादी के जिन बलिदानियों ने, जिन नायकों ने, महानायकों ने अपना बलिदान किया था, उसकी कीमत हमें व्यर्थ में नहीं जाने देनी चाहिए। संगठित होकर के देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। इस संगठन की ताकत को, जहां पे जाति के नाम पर, भाषा के आधार पर, मत और संप्रदाय के आधार पर, छूआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। और उसी संगठन को एक करने के लिए अयोध्या में एक और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए हैं अपनी जन्मभूमि पर। और दूसरी तरफ हम सबके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन कथा को रामायण के माध्यम से देने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण भी होता है। वहां की रसोई जिसमें प्रसाद बनता है भक्तों के लिए, वह माता सबरी के लिए, क्योंकि वनों के दिनों में भगवान श्री राम को जंगल में माता सबरी ने जूठे बेर खिलाए थे। ये जूठे बेर इसलिए जिससे वह स्वाद चख सके। उस भक्ति के पास दूसरा माध्यम नहीं था, सच्ची भक्ति थी, और इसलिए वहां की रसोई का नाम भी माता सबरी के नाम पर है। भगवान राम जब वन में जा रहे थे, पहली मित्रता का हाथ बढ़ाया था निषाद राज ने, और भगवान राम के जन्मभूमि अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए जो वहां पर यात्री विश्रामालय बनाए गए हैं, उनका नाम भी निषाद राज के नाम पर ही रखा गया। निषाद राज यात्री विश्रामालय, यार निषाद राज रेंज बसेरा। बहनों और भाइयों, यह है भारत की विरासत। कहां छुआछूत है, या माता सबरी का भी सम्मान है, त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि का भी सम्मान है। और अब बात करेंगे मूल्यों की शाश्वत विजयदशमी। देश भर में विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस त्यौहार को अधर्म पर धर्म की जीत के तौर पर मनाया जाता है। योगी आदित्यनाथ अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर प्रदेशवासियों को विजयदशमी के त्यौहार की बधाई दी, मंगल कामना की है। सीएम योगी ने लिखा, सियावर रामचंद्र की जय। सत्य, सदाचार और सनातन मूल्यों की शाश्वत विजय के प्रतीक की विजयदशमी की सनातन समाज को हार्दिक बधाई। विजयदशमी के अवसर पर पटना वाराणसी में सिंदूर खेला में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। सिंदूर खेला बंगाली हिंदू परंपरा है, जिसमें महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। ये दुर्गा पूजा के आखिरी दिन मनाया जाता है। और अब बात करेंगे अखिलेश का वार, सरकार पर प्रहार। अखिलेश यादव ने डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव के संकल्पों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में समाजवाद को और मजबूत करने की बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि एक समय ऐसा आया था कि डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया एक साथ काम करना चाहते थे। आज संविधान पर हमला हो रहा है
संविधान खत्म हो जाएगा, हमारी आपकी आज़ादी छिन जाएगी, हमारा कानून छिन जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी समाज और देश को उसी दिशा में ले जा रही है। बता दें कि सपा प्रमुख ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और अन्याय चरम सीमा पर पहुंच गया है। सरकार ने समाजवादियों का संग्रहालय नष्ट कर दिया। एलजी और सरकार मिलकर उस म्यूजियम को बंद कर रही है। अगर नीयत साफ होती तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी को इस तरह पॉलिथिन से नहीं ढकते। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामी और भ्रष्टाचार छुपा रही है। जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो, उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। देखिए, जयप्रकाश जी को हम जिस लिए पूरे देश में याद करते हैं, जब ताना। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रशासन फेल, ट्रेन रिले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं प्रशासन फेल, ट्रेन डिरेल। मैसूर से दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस तमिलनाडु के कावरापेट्टे स्टेशन के पास मालगाड़ी से टकरा गई और इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। वहीं ट्रेन हादसे पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई दुर्घटनाओं में सैकड़ों जान जाने के बावजूद कोई सबक नहीं लिया गया। तमिलनाडु से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही एक्सप्रेस ट्रेन मुख्य लाइन में जाने के बजाय लूप लाइन से टकरा गई थी और इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए और एक कोच में आग लग गई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, मैसूर दरभंगा ट्रेन दुर्घटना भयावह ओडिशा के बालासोर की दुर्घटना को दिखाती है, जहां एक यात्री ट्रेन एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। कई दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान जाने के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा गया। इसकी जवाबदेही शीर्ष लोगों को देनी चाहिए और इस सरकार के जागने से पहले कितने और परिवार बर्बाद होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी है? ट्रेन डिरेल जिस तरीके से हुई और उसके बाद से इस पर राजनीति शुरू हो गई है और लगातार कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देश में रेल हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक लगातार देश में रेल हादसे हो रहे हैं और कल देर रात तमिलनाडु के मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस का हादसा हुआ। इसमें कई डिब्बे ट्रेन के पट्टी उतर के बताया जा रहा है कि जब मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस जा रही थी और उसने मालगाड़ी से पीछे से टक्कर मार दी, जो वहां पहले से खड़ी हुई मालगाड़ी थी। इसमें करीब 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जिनको वहां उपचार के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका चेन्नई के सरकारी स्टेटिनरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार चल रहा है। हालांकि सभी की हालत ठीक है और सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष की तरफ भी मोदी सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। राहुल गांधी की तरफ से भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहा गया कि एक के बाद एक लगातार सड़क रेल हादसे हो रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार चेतती है और ना ही इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होती है। वहीं प्रियंका गांधी की तरफ भी सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके मोदी सरकार और खासकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को घेरा गया और उसमें कहा गया कि लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, उसके बाद से ना तो सरकार चिताती है और ना ही किसी तरह की रेल मंत्री अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और रेल हादसों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर ना तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है और ना ही किसी की जवाबदेही तय की जाती है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि जिस तरीके से रेल हादसे हो रहे हैं उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है
और अब बात करेंगे नई सरकार, भाजपा तैयार। हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार नायब सिंह सैनी राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर सुबह 10 बजे शपथ लेंगे। ये समारोह पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 17 अक्टूबर को पंचकुला में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में लगभग 50,000 लोगों के उपस्थित रहने की संभावना है। समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे। जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार की नई कैबिनेट में अनिल विज, कृष्णलाल मिड्डा, श्रुति चौधरी, अरविंद कुमार शर्मा, विपुल गोयल, निखिल मदान को जगह मिल सकती है। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण की तारीख टेंटेटिव तो फाइनल है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह। और अब बात करेंगे नमकीन में कोकीन का खेल। ये सुनकर आपको अजीब लगेगा, मगर ये हकीकत है कि देश को बर्बाद करने के लिए भारी मात्रा में भारत लाई गई कोकीन की सिर्फ 100 रुपए के नोट के नंबर से सप्लाई हो रही थी। जहां भी खेप पहुंचाई जाती है, जिसको भी दी जाती है, उसे पहले 100 रुपए का नोट का उस पर प्रिंट नंबर बताना होता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सूत्रों ने बताया कि इस बार कोकीन की सप्लाई के लिए भारतीय करेंसी के 100 रुपए के एक नोट के नंबर को कोड वर्ड रखा गया था। बता दें कि 100 किलो कोकीन हल्दीराम की भुजिया पैकेज में पैक करके सप्लाई की गई थी। हालांकि इस खेप का अभी तक पता नहीं लगा है। तुषार गोयल ने पूछताछ में इस खेप के भारत में सप्लाई होने का खुलासा किया। 565 किलो कोकीन महिपालपुर स्थित गोदाम से इन कट्टों में बरामद हुई थी। और अब बात करेंगे लापरवाही पर गाज। खबर अलीगढ़ से, जहां पर शहर में फैलने वाली दुर्गंध रोकने में विफलता पर जिला प्रशासन ने अपने ही 2 अफसरों की शिथिलता पर सवाल उठाए हैं। एडीएम सिटी ने इस संबंध में पत्र जारी करके दोनों अफसरों को भविष्य के लिए चेताया है। प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी व मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से भी स्पष्टीकरण तलब किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, क्या कुछ जानकारी है? एडीएम सिटी अफसरों से स्पष्टीकरण मांगा गया है जो पशुवध को लेकर जानकारी जो है 2 अफसरों की शिथिलता पर जो सवाल उठे हैं उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जैसे अलीगढ़ में दुर्गंध की एक बड़ी समस्या थी, जिसको लेकर के वहाँ लोकल स्तर पर कई बार प्रदर्शन भी हुए और इस बार ये मामला पूरा जब मुख्यमंत्री के दरबार तक पहुंचा तो वहां से कार्रवाई का जब आदेश आया, उसके बाद जो स्थानीय प्रशासन है जिसमें जिलाधिकारी ने एक कमेटी बनाई और एक स्लॉटर हाउस पे पिछले दिनों छापेमारी की कार्रवाई हुई, जिसमें बहुत सारी अनियमितताएं आई। उन अनियमितताओं को लेकर जो एडीएम सिटी हैं उन्होंने सीबीओ और आरोप प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन दोनों को नोटिस जारी किए और इनकी शिथिलता पर सवाल उठाए हैं। कई बार ऐसा भी सामने आया है, जो नोटिस है वो 10-12 बिंदुओं पर जिन लोगों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है, इसमें ये भी कहा गया है कि जो पशुवध की प्रक्रिया है उसका पालन नहीं हो रहा था। जो कंपोडियम 24 है उस पर स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आ रही थी सीबीओ के स्तर से। जो पशु चिकित्सक लापरवाही कर रहे थे
उस पर भी कोई कार्रवाई सीवीओ के द्वारा नहीं की जा रही थी। इस तरीके से 10-12 बिंदुओं पर जो एडीएम सिटी है उन्होंने नोटिस दी है सीवीओ को और सीवीओ का स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही आरओ पॉल्यूशन बोर्ड को भी नोटिस जारी हुई है और उनके ऊपर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई के बीच में एक स्लॉटर हाउस को बंद किया गया है, साथ ही अन्य पर जांच चल रही है और पूरा मामला दुर्गंध से जुड़ा हुआ है। जो क्षेत्र में दुर्गंध बढ़ रही थी उसको लेकर के इस तरीके की कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर हुई है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि पशुवध प्रक्रिया का नहीं हो रहा था पालन, जिसको लेकर यहाँ पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का